शेख हसीना साहब ने एक बयान दिया कि आरक्षण का फायदा अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या इसका फायदा रजाकारों को मिलेगा। इस बात से प्रोटेस्टर एकदम आग बबूला हो गए और वो जिस भी स्थिति में थे एकदम उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। पहले शख्स जो इनका नाम है कासिम रिजवी, बड़ा खूंखार ये शख्स है। लोग कहते हैं दाढ़ी रखता था, दिखता भी शैतान जैसा ही था। ऊपर एक फौज में जैसी वेशभूषा में कुछ लोग आप देख रहे हो। यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं अपनी कहानी की शुरुआत एक ऐसे स्टेटमेंट से करने जा रहा हूं जिसने बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स के लिए उत्प्रेरक एक कैटलिस्ट का काम हुआ। कैसे क्या था वो स्टेटमेंट? शेख हसीना साहब ने कहा, आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश में जो भी फसाद खड़ा हुआ वो आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। हालांकि बहुत सारी वजह थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट कोज तो आरक्षण थी। शेख हसीना साहब ने एक बयान दिया कि आरक्षण का फायदा अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या इसका फायदा रजाकारों को मिलेगा। इस बात से प्रोटेस्टर एकदम आग बबूला हो गए और वो जिस भी स्थिति में थे एकदम उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। बाकी सारी बात आप इसके बाद जानते हैं कि कैसे मजबूरीवश शेख हसीना साहब को क्या छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और 5 अगस्त को भारत आ गई। यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि कौन थे रजाकार। रजाकार बांग्लादेश में एक बड़ा बदनाम शब्द जो गुंडों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं रजाकारों का एक इतिहास भारत, एक बदनाम इतिहास भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथी, कौन थे रजाकार और कैसे इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अत्याचारों की वो सीमा को पार कर दिया जिसकी वजह से आज तक भी वहां के लोगों के जहन से वो बातें नहीं जाती हैं। रजाकार किन्होंने इन रजाकारों को खड़ा किया? क्या ये रजाकार शुरुआत से ही ऐसे थे या क्या काम करते थे और कैसे इन्होंने मजबूरी में आकर इन जब रजाकारों ने अत्याचार किया तो भारत सरकार को एक एक्शन लेना पड़ा और हैदराबाद का विलय हुआ। इन रजाकारों की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए साहब, कौन थे रजाकार? मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। पहले शख्स जो आप इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ जो इनका नाम है कासिम रिजवी, बड़ा खूंखार ये शख्स है। लोग कहते हैं दाढ़ी रखता था, दिखता भी शैतान जैसा ही था। ऊपर एक फौज में जैसी वेशभूषा में कुछ लोग आप देख रहे हो। जी हाँ, यही रजाकार हैं। और इस तरफ आप एक इमेज देख रहे हैं, ये कौन है? ये है मीर उस्मान अली, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हैदराबाद पर नजर डलवाना चाहूंगा। मार्च 1707 की घटना है। मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब की डेथ हुई तो तुरंत मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। पूत कपूत तो क्यों धन सींचा जाए और पूत सपूत तो क्यों धन सींचा जाए, दोनों ही स्थिति आप जानते होंगे इस चीज को। उत्तराधिकारी कमजोर थे, मतलब कपूत थे, और फाइनली बात ये निकल कर आई कि मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। इसी बिखरते क्रम में एक बादशाह बना जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो इसके व्यवहार और शासन प्रशासन के प्रति इसकी लापरवाही को देखकर इसको टाइटल दिया गया था। इस शख्स के टाइम पीरियड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो समझ गए थे कि हमें अब स्वतंत्र होने का एक अच्छा मौका है। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत एक भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहीं पर हैदराबाद में निजाम उल मुल्क नामक एक शख्स ने अपनी आजादी घोषित कर दी। काफी झगड़ा भी हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला ने उनको डिफीट करने की कोशिश भी की, हराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला ने कह दिया कि ठीक है साहब, अभी है ना कि भाई मजबूर थे तो क्या ही कर सकते थे इनका, क्योंकि इन्होंने उनको हरा दिया था। गए थे लड़ने के लिए कि हम आप पे दोबारा कब्जा करेंगे, लेकिन बात बनी नहीं। और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला इनको निजाम के रूप में स्वीकार कर लेता है और उपाधि देता है आसफ जहां। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां, और इस प्रकार हैदराबाद पर शुरू हुई आसफ जाही वंश की कहानी। आप सभी जानते हैं कि इसके बाद हुआ क्या कि आसफ जाही वंश की जब ये कहानी शुरू होती है तो ब्रिटिश सरकार, पहले कंपनी फिर ब्रिटिश सरकार, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने लगी। तो ऑब्वियस बात है हैदराबाद के साथ भी उसके कुछ समझौते हुए, कुछ संधियां थी, और इसी क्रम में हैदराबाद अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लगभग बचाए रखता है। वर्ष 1911 का साल आया। 1911 के साल में निजामों के इस क्रम में नए निजाम बने मीर उस्मान अली हैदराबाद के निजाम बनते। हैदराबाद एक ऐसा स्टेट जो प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल बीच में था, धनी था, और मीर उस्मान अली साहब के पास भी धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि काफी कंजूस किस्म के व्यक्ति थे, कभी भी इस्त्री करे हुए कपड़े नहीं पहनते थे, टोपी की चमक भी कुछ खास नहीं थी। कितनी संपत्ति थी? इस संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1937 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर मीर उस्मान अली साहब की फोटो छापी। मीर उस्मान अली साहब की धन और दौलत का जब जायजा लिया जाता है तो पता चलता है कि कुल संपत्ति $230 बिलियन थी। उन्होंने
उनके पास एक ऐसा हीरा भी था जिन्होंने महारानी को गिफ्ट किया था। कहते हैं कि महारानी जो थी अपने आखिरी समय तक उसको जो है पहनती रही एलिजाबेथ II के लिए, जिसका नाम जैकब था। 185 कैरेट का ये हीरा था। बेशुमार धन संपत्ति का मालिक ये निजाम हैदराबाद में शासन कर रहा था। यह भी कहा जाता है कि हैदराबाद की कुल भूमि तो सीधी 10% भूमि का 10% तो निजाम के ही पास था। एक बात और, जिस समय 1911 में ये बने हैं, हैदराबाद धार्मिक कट्टरता की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब हैदराबाद की आबादी 85% थी, लेकिन हुक्मरान सारे मुसलमान थे, ठीक है, चाहे वो सेना में हो, खुद निजाम मुसलमान था। तो वो अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, मैं आगे बढ़ूं, एक कन्फ्यूजन और मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में हिंदुओं को ही हाशिए पर रखा हुआ था। कुछ मुसलमान भी ऐसे थे जिनको शायद उनका मुकम्मल जहां वहां पर नहीं मिलता था। कुल मिलाकर बात ये हुई कि धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता इस कदर से बढ़ने लगी कि भैया हैदराबाद जो है वो मुसलमानों के लिए है। किन के लिए? मुसलमानों के लिए। इसी क्रम में एक शख्स जिनका नाम था महमूद नवाज खान, महमूद नवाज खान एक अधिकारी हुआ करते थे और फाइनली ये एक संगठन की नींव रखते हैं जिसका नाम था मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इन्होंने इस संगठन की नींव रखी, बिल्कुल MIM जिसको नाम दिया गया। मेरी ये बात करते ही अचानक से AIMIM का नाम जिक्र में आता, बिल्कुल सोच भी आप सही रहे हो, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये एक संगठन की नींव करते हैं। इस संगठन का काम क्या था? इस संगठन का काम था कि हैदराबाद में अगर हिंदू और प्रगतिशील मुसलमान जिनकी सोच ठीक ठाक है, जो आगे ले जाना चाहते हैं, मतलब जो मैंने बताया ना कि जैसे धार्मिक कट्टरता बढ़ रही थी, ये कट्टरता की तरफ खींच रहे थे। उस समय मुसलमानों का भी एक ऐसा समुदाय था जो मानता था कि ये सब ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उनका भी विरोध करते थे। हिंदुओं के विरोध में तो ये जो संगठन था ये था ही। हिंदुओं का विरोध या उनके विरोध से अर्थ ये कि ये सीधे तौर पर पक्षकार थे मुस्लिम सत्ता के। फाइनली क्या होता है, मैं आपको आगे बढ़ूं, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसी MIM को 1957 में राजनीतिक पार्टी का दर्जा भी दिया गया। और ये हाँ बिल्कुल जो सोच रहे हो वही बात है। 1900 उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये इनके हाथ में इसकी कमांड आती है। किनके? 1957 राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया और अब्दुल वहाद ओवैसी साहब को इसकी कमांड दे दी जाती है। ये है सलीउल्लाह ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी हैं। यही वो संगठन है। 1957 में इसके साथ में ऑल इंडिया भी जोड़ दिया गया और संगठन बना AIMIM। मैं मुद्दे पर वापस जाता हूं। इस संगठन की नींव रखी जाती है। इस संगठन ने क्या बताया मैंने आपको कि किसी प्रकार से मुस्लिम हितों को और मुस्लिम सत्ता को हैदराबाद में सुरक्षित रखना। इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद कमांड आती है यार बहादुर यार जंग के हाथों में। बहादुर यार जंग वो शख्स जिसने एक वॉलंटरी ग्रुप खड़ा किया। वॉलंटरी ग्रुप एक अर्धसैनिक, एक है ना, सेमी मिलिट्री वॉलंटरी ग्रुप खड़ा किया जिसे इसने रजाकार शब्द दिया। रजाकार मतलब अल्लाह के सेवक, ऊपर वाले के सेवक, ठीक है। और इसमें शामिल किए गए मूल रूप से अरब और पठानों को। क्या करते थे ये लोग? शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहानी के शुरुआत में बताया कि रजाकारों ने अत्याचारों की सीमा पार की, ठीक है। इन्होंने हिंदुओं पर या कोई भी ऐसा मुसलमान जो प्रगतिशील था और भारत में विलय के पक्ष में था, उन्होंने सब पे अत्याचार किए। लेकिन शुरुआत में इनका काम क्या था? शुरुआत में इनका काम था निजाम शाही झंडे को सलामी देना और निजाम साहब अगर कहीं जा रहे हैं तो उनके शान शौकत और स्वागत का इंतजाम करना और साथ में उनके जो कार्यक्रम होंगे उनके सारे सेटलमेंट्स देखते रहना। बहादुर यार जंग की जैसे ही डेथ होती है, बहादुर यार जंग की डेथ के बाद कमांड आ जाती है एक ऐसे शख्स के हाथों में जिसका नाम था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी लातूर का रहने वाला और अलीगढ़ में पढ़ा हुआ एक कट्टर धार्मिक वकील था। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की सरगर्मियां भी आगे चल रही थी। तो इस बात का भी अंदाजा धीरे धीरे लगने लगा था कि संभवतः भारत एक संघ होगा। इसका मतलब यह है कि प्रिंसली स्टेट्स को शायद भारत में शामिल होना पड़ेगा। और हालांकि शुरुआत में तो विकल्प दिए गए थे कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो आज़ाद भी रह सकते हैं। ऐसा ही कुछ वादा हैदराबाद के साथ भी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों से खबरें आने लगी थी कि प्रिंसली स्टेट्स को भी शायद या तो भारत को चुनना पड़ेगा या पाकिस्तान को चुनना पड़ेगा। अब बात हैदराबाद की, चूंकि हैदराबाद तो बिल्कुल भारत के बीच में है, तो उसको ऑब्वियस बात है भारत को ही चुनना पड़ेगा और इनको आज़ाद भी रहने दिया नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो बिल्कुल मिड में है और फिर आबादी हिंदू है और चारों तरफ जो है इसके हिंदू आबादी रहती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गड़बड़ हो सकती थी। गड़बड़ कैसे हो सकती थी? पटेल साहब के शब्दों में हैदराबाद पेट का कैंसर था।
तो मतलब ये है कि इस बात की सरगर्मी तेज थी कि आने वाले समय जब प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया जाएगा तो हैदराबाद को भी भारत में मिलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाने का तो कोई औचित्य पैदा होता ही नहीं है, ना तो ज्योग्राफिकल ना डेमोग्राफिक कंडीशन से। आप ज्योग्राफिकल भी नहीं हो सकते क्योंकि आप भारत के पेनिनसुला इंडिया के बिल्कुल बीच में हैं। तो प्रैक्टिकली सोचिए आप कि कैसे जा सकता है पाकिस्तान में, नहीं जा सकता। डेमोग्राफिक आप कैसे चल जाएंगे जब 85% आबादी हिंदू है। इस शख्स ने इस बात को संज्ञान में रखते हुए, क्योंकि इसको पता थी कि ये आवाज हैदराबाद रियासत के अंदर से ही उठेगी, इसने रजाकारों को एक ऐसा रूप प्रदान किया कि वो एक वॉलंटरी ग्रुप से हटते हटते पूरी तरीके से हैदराबाद रियासत के क्या हो गए, प्रोटेक्टर बनते चले गए, संरक्षक। और उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये शख्स दबाने लगा। किनके माध्यम से? रजाकारों के माध्यम से। ये कैसे दिखते थे? ये दिखते थे इटली के जो मुसोलिनी हैं, जो उनके ब्लैक शर्ट जो थे, उसके पास भी एक ऐसे रजाकार तो नहीं करेंगे, उसके पास भी एक ऐसा ग्रुप था जिन्हें ब्लैक शर्ट कहा जाता था। ऐसे ही थे हिटलर के स्टॉर्म ट्रूपर्स। इसी आधार पर इसने रजाकारों को बहुत संगठित कर दिया। हथियार मिले रजाकारों को, संगठित हो गए रजाकार, ताकतवर हो गए रजाकार। हैदराबाद के खिलाफ, हैदराबाद की स्वतंत्रता के खिलाफ कोई भी आवाज उठती थी तो ये रजाकार उस आवाज को दबाने के लिए इनको सक्षम किया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हुआ क्या, चीजें बदलने लगी। ब्रिटिश सरकार ने जो वादा किया था कि भाई स्वतंत्र भी आप रह सकते हो, लेकिन वो भी इस चीज को समझते थे। पटेल साहब ने कहा कि कैंसर तरह, और आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था हैदराबाद को स्वतंत्र रखना, और ऐसे भारत की अखंडता पर भी फर्क पड़ता था। आखिर में ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी नीतियां कुछ बदली कैसे? माउंटबेटन साहब ने कहा कि देखिए, शुरुआत में जरूर बात थी, लेकिन मेरे हिसाब से निजाम को थोड़ा सा दिमाग से फैसला करना चाहिए और उसे भारत में विलय कर लेना चाहिए। निजाम जो अपनी स्वतंत्रता के पूरे पक्ष में था, उसने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके की कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, पहला प्रश्न, इसमें कानून कहां से आ गया? कानून इसमें इसलिए आ जाता है कि जब इनके साथ समझौते हो रहे थे रियासतों के साथ, तो उस रियासतों के समझौते तो अंग्रेज कागजों पर समझौता करते थे। तो एक्चुअल अगर तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज कागज पे लिखी हुई बात को खुद ही तोड़ रहे थे कि नहीं, आपको विलय करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहते कि ठीक है, अगर कागज पे लिखी हुई बातें आपकी भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक कानूनी व्यक्ति की जरूरत है। और फाइनली निजाम अपना पक्ष रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में अपने साथ समर्थन जुटाने के लिए एक बड़े फेमस वकील को हायर कर लेता है। कौन था ये फेमस वकील? इस फेमस वकील का नाम था मैकनॉट साहब। कौन थे? इन्होंने एक फेमस वकील को हायर किया। ये वो वकील आप देख सकते हो, ये वो वकील है वाल्टर मैनकाटन। कौन थे? वाल्टर मैनकाटन नाम के एक वकील को हायर किया। वाल्टर मैनकाटन एक बड़ा खतरनाक वकील था उस समय का, और कह देते हैं कि ये ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके राजों को, राजे रजवाड़े जो महाराजा और महारानी थी, उनको यही शख्स सलाह दिया करता था। जब ये आया तो कुछ बातचीत हुई, बातचीत होकर ये निकल आती है कि साहब एक काम करते हैं, आप 2-3 लोग मिलिए, जिसमें छतारी के नवाब छतारी शामिल थे, और ये सभी लोग मिलने जाते हैं माउंटबेटन से। माउंटबेटन साहब से इनकी मुलाकात हुई और माउंटबेटन साहब से इन्होंने कहा कि देखिए साहब, इस परिस्थिति में हैदराबाद भी कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। कि क्या सैक्रिफाइस? कि हम ये चाहते हैं कि हमारी रक्षा, विदेश और संचार भारत ऑपरेट करे और नवाब की स्थिति को एज इट इज रहने, निजाम की स्थिति को एज इट इज रहने दिया जाए। देखिए, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से अगर 100% में मनाही थी तो 50% जो है निजाम तैयार हो गया। लेकिन जानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें एनेक्सेशन ही करना पड़ेगा, हमें इसका विलय करना पड़ेगा, हम बिना विलय के मानने वाले भी नहीं हैं। फाइनली बात ये निकल कर आई जब चौतरफा दबाव पड़ने लगा। इसी दबाव की कहानी फिर आगे चली। अब कहानी आगे चलती है, सितंबर 1947 आ गया, 15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका है। 3 बातें जो निजाम ने छोड़ने की बात कही, पटेल साहब ने कहा कि नहीं साहब, बिल्कुल जरूर मंजूर नहीं है हमें ये बात, हम हैदराबाद को पूरी तरीके से विलय करने के पक्ष में हैं। यहां पर 2 विचारधाराएं देखने को मिली। पटेल साहब इस बात को जानते थे कि ये लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानेगा। लेकिन कौन चाहते थे? नेहरू जी चाहते थे कि जितना हो सके बातचीत से समझौता तैयार कीजिए। दबाव पड़ा हैदराबाद के निजाम पर, दबाव पड़ता है तो वो सितंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर राजी हो जाता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है? कि हैदराबाद की जो शर्तें ब्रिटिश सरकार के साथ थी, चूंकि ब्रिटिश सरकार जा रही है तो भारत सरकार आ रही है, तो वही बातें हम भारत सरकार के साथ भी लागू कर एज अपनी कंडीशन को बनाए रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर इन्हें 28 अक्टूबर को साइन करने थे।
इस बात से कासिम रिजवी बहुत नाराज हो गया। कौन कासिम रिजवी? जो इस समय रजाकारों को लीड किए हुए हैं। उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, हम किसी भी प्रकार का समझौता भारत सरकार से नहीं करेंगे। इसके दो मायने। पहला मायना, वो चाहता था कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे। क्यों स्वतंत्र रहे? इसने कुछ ख्याली पुलाव पकाए हुए थे। पहला पुलाव कि जैसे पाकिस्तान में जिन्ना को पूजा जाता है, अगर हैदराबाद स्वतंत्र हो गया तो मुझे भी इसी तरीके से पूजा जाएगा। उधर निजाम साहब ये कहकर चले आए हैं कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, मैं इस पर आप चिंता ना करें, 28 अक्टूबर को साइन कर दूंगा। साइन करने की तारीख नजदीक आ रही थी और रिजवी परेशान, क्योंकि रिजवी की जो राजनीतिक मंसूबे थे उस पर उसे पानी फिरता नजर आ रहा था। और रिजवी को यह बात भी पता थी कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ज्यादा दिन चलेगा नहीं, आखिर में विलय हो जाएगा। अब कहते हैं कि वो पूरी क्रूरता पर उतर आया, जैसे कि जिन्ना साहब उतर आए थे 16 अगस्त को कि भैया डायरेक्ट एक्शन डे। उसने कहा कि सुनिए साहब, उसने उन 3 लोगों का, वो 3 लोग जो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने गए थे, उनके घरों का घेराव करवा दिया। कौन थे ये 3 लोग? सैयद सुल्तान अहमद, नवाब छतारी और वाल्टर मैनकटन। वाल्टर मैनकटन एक वो शख्स जो आप जानते हैं, जो एक प्रसिद्ध फेमस वकील था। उनके घरों का घेराव कर रजाकारों से कहा कि आप इन तीनों के घर को घेरिए। क्या होगा उससे? कि ये याद रखना, अगर मीर उस्मान अली जो निजाम हैं, अगर उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर दिए तो तुम्हारे घरों में आग लगा दी जाएगी। उसने एक संदेश निजाम के पास भी भेजा कि आप नहीं जानते हैं कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद भी कुछ होगा नहीं, आपको भारत में विलय ही करना पड़ेगा। और उसने निजाम के लिए एक संदेश छोड़ा। क्या था संदेश? कि आप क्या बात कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ हैं तो बंगाल की खाड़ी की लहरें निजाम की कदमें चूमेंगी। और हम आपको बता दें निजाम साहब, हम महमूद गजनवी की नस्लें हैं। अगर हमने तय कर लिया है तो दिल्ली के लाल किले पर आसफ जाही झंडा फहरा देंगे। वाह, क्या सोच है आपकी। ठीक है ना? ठीक है, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं एक्चुअल में। तो आई थिंक कासिम रिजवी के भी पैसे नहीं लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा था कि लाल किले तक हम फैल जाएंगे। ओके, इसके तुरंत बाद, क्योंकि ये बातें तो सब जगह फैल चुकी थी कि भैया भारत में विलय होना चाहिए। मैंने कहा कि 85% आबादी जो थी वो हिंदू थी। ये डिमांड जब उठने लगी तो अब कासिम रिजवी को समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले इस डिमांड को हैदराबाद से समाप्त करना होगा। भयानकता, अत्याचार, क्रूरता का ऐसा नंगा नाच शुरू किया इस कासिम रिजवी के कहने पर रजाकारों ने, जिसकी मिसालें नहीं दी जा सकती। ये एक ऐसा पहलू है जो संभवतः लोगों को नहीं पता है। एक गांव था भैरनपल्ली गांव के लोग इन रजाकारों से पहले भी परेशान थे, लेकिन इन्होंने धावा बोला रजाकारों ने। और इस बार धावा बोली घटना है 27 अगस्त 1948 की। भैरनपल्ली गांव में धावा बोलते हैं रजाकार। और मैंने बताया ना कि अत्याचारों का वो नंगा नाच इन्होंने वहां पर रचा कि हत्या, महिलाओं से बलात्कार, और एक एक मतलब 3-3 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारी गई ताकि गोली वेस्ट ना हो, क्योंकि गोली कम है, आदमी ज्यादा मारने हैं। इतना भयानक अत्याचार 2017 में इनके एक आई विटनेस हैं इस घटना के, उन्होंने एक आर्टिकल में ये बात बताई भी थी कि उस घटना को याद करने का कोई मतलब नहीं उठता, क्योंकि सिरहन पैदा हो जाती है अगर उस घटना को हम याद भी कर लेते हैं तो। भैरनपल्ली की इस घटना के बाद जब रजाकारों ने इतना अत्याचार कर दिया, अब भारत सरकार की आलोचना होने लगी। मेरे हिसाब से पटेल साहब की बात सही निकल रही थी। नेहरू जी भी इस बात को समझ गए थे कि भाई ये निजाम इस समय पूरी तरीके से किसकी, कासिम रिजवी की कठपुतली है। और देखो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि निजाम नहीं चाह रहा था। ये अत्याचारों की जो कहानी हुई है ये पूरी तरीके से निजाम और रिजवी की मिली भगत है। अब क्या किया जाए? देयर वाज द सिंगल एंड द लास्ट ऑप्शन, द मिलिट्री एक्शन। अब इस मिलिट्री एक्शन, अच्छा कितनी नफरत ये करता था निजाम हिंदुओं से। उसने कविता लिखी जिसमें लिखता है कि मैं पासबाने दीन हूं और कुफ्र का जल्लाद, मैं इस्लाम का रक्षक और हिंदुओं का भक्षक हूं। और इसकी मिसाल उन्होंने पेश की इस भैरनपल्ली गांव में। फाइनली क्या होता है? बात निकल कर आई कि भाई अब मिलिट्री एक्शन किया जाए, अब कोई विकल्प नहीं बचा, निजाम से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। 13 सितंबर 1948 मेजर जनरल जयंत चौधरी, जयंत नाथ चौधरी की लीडरशिप में आर्मी अंदर घुसी। हालांकि लोगों ने कहा कि ये पुलिस एक्शन है, हैदराबाद पुलिस एक्शन, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन रजाकारों के साथ पुलिस भी थी। जब अत्याचार हो रहे थे वो हर उस आवाज को दबा रहे थे जो विलय के पक्ष में उठती थी, हर उस आवाज को दबा रहे थे जो अत्याचारों के विरोध में उठती थी। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई।
खोखले साबित हुए रजाकार। होते भी क्या, उनमें था ही कुछ नहीं, दिख ज्यादा रहा था। निहत्तों को लूटना, मारना, खसोटना, अत्याचार करना, ऐसा करने से कौन बलवान होता है। लेकिन जब शेर, अब आपको शेर सुन, आपको शेर समझ रहे हो, तो भारतीय फौज सवा शेर थी। फौज घुसी और सीधे तौर पर रजाकारों को तहस नहस कर दिया। 2000 रजाकार मारे गए। ठीक है, रजाकार भी इस बात को समझ गए कि इंडियन आर्मी से लड़ पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल उनके लिए है नहीं। गिरफ्तार हुए। कासिम रिजवी भी अरेस्ट हुआ। कासिम रिजवी भी अरेस्ट होता है और साथ में अरेस्ट हुए लाइक अली। ठीक है, लाइक अली साहब भी अरेस्ट हुए, जो उस समय के दीवान वहां के बने हुए थे। रजाकारों का अत्याचार की यहाँ पर समाप्ति हुई और फाइनली बात क्या होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो जयंत चौधरी हैं और जो हैदराबाद का जो गवर्नर, जो जनरल था, वो भी क्या कर रहा है, आत्मसमर्पण कर देता है। यहाँ पर दो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। ये जो रजाकार हैं, ये जो कासिम रिजवी था, ये जिन्ना का बड़ा करीबी था। लेकिन 13 सितंबर जब ये ऑपरेशन पोलो शुरू होता है, उससे 2 दिन पहले जिन्ना साहब की डेथ हो गई। जिन्ना मर जाते हैं, तो पाकिस्तान से मिलने वाली उम्मीद जो है समाप्त हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, जो इनका कमांडर था रजाकारों का, कासिम रिजवी, और एक अंग्रेज कमांडर जो हैदराबाद में होता था, वो पूरी दुनिया से कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार से हथियारों का जुगाड़ किया जाए। लोग ये भी कहते हैं, ये बात भी उस समय गलियारों में तैर थी कि 20 करोड़ रुपए का पेमेंट हो भी चुका है पाकिस्तान को। लेकिन साथ में पाकिस्तान भी ये समझ गया था, उसने कह दिया था कि भाई साहब बात ऐसी है, चंद रजाकारों के लिए मैं अपने पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये लड़ाई इस समय हैदराबाद की नहीं है। कासिम रिजवी साहब, है ना, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहते हैं कि जिन्ना साहब ने कहा था कि मदद के लिए तुम मेरे पास आए हो, मैं सोचता भी, लेकिन काश ये झगड़ा हैदराबाद रियासत का होता। हैदराबाद रियासत झगड़ा ये है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रजाकार लड़ रहे हैं भारत सरकार से, तो कुछ रजाकारों के लिए मैं अपने पाकिस्तान के अस्तित्व खतरे में क्यों डालूं। बहरहाल उनकी डेथ भी हो गई, ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ और कोई सपोर्ट पाकिस्तान से जो मिलने की उम्मीद भी थी वो धराशायी हो गई और रजाकार भी उसी के साथ धराशायी होते चले गए। क्या हुआ कासिम रिजवी का? कासिम रिजवी को जेल में डाला गया। 1957 में इसे जेल से रिहा किया गया और कहा गया कि हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दीजिए। यहां से भारत छोड़कर वो पाकिस्तान चला जाता है। अगली बात, विलय तो हो गया। 17 सितंबर को सेना जीती, 18 तारीख को विलय की घोषणा कर दी गई। नवाब का क्या हुआ? नवाब को एक सम्मान्य पद वहां पर दिया जाता है, जो हेड ऑफ द स्टेट का पद था वो वहां उनको दिया गया। और बाद में नवाब भी इस बात को समझ गया था कि अब तो मैं भारत में ही हूं, है ना। नवाब से बहुत सारे अनाउंसमेंट सरकार ने कराए कि बोलिए आप लोगों को कि मैं कासिम रिजवी की कठपुतली था। ऐसे बयान निजाम ने दिए भी कि भाई मैं कासिम रिजवी की कठपुतली था, समय का ऐसी मांग है तो मुझे समय के साथ बदलाव में बह जाना चाहिए और मुझे भारत में विलय कर लेना चाहिए। मतलब जनता को ये आश्वासन दिया गया कि निजाम खुद ही चाहते हैं, मतलब अगर चंद लोग बचे भी हैं जो पक्षकार हैं तो वो खुद समझ जाएं इस बात को कि भाई अब निजाम ही विलय चाहते हैं। निजाम ने वो स्टेटमेंट दिए भी। बाद में एक खबर भी आई कि ये वही निजाम थे जो कि मैंने बताया अकूत संपत्ति का मालिक ये निजाम था। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो भारत चीन युद्ध के बाद इसने 5 टन सोना, लाल बहादुर शास्त्री जब उनसे मिलने पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही बॉक्स मंगवाए और उन बॉक्स को कहा कि मैं भारतीय सेना के लिए इन सोने को गिफ्ट करना चाहता हूँ। हालांकि कहा जाता है कि इससे उसकी धन और मतलब संपदा पर कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं था। कहते हैं कि कीचड़ में सनता था सोना, उसके लिए कोई खास वैल्यू नहीं थी, बहुत पैसे वाला ये शख्सियत था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने समझा कि हैदराबाद की क्या इंपॉर्टेंस थी, कैसे रजाकार वहाँ पर खड़े हो गए और हिंदुओं और मुसलमान जो भी प्रगतिशील थे उनके कत्लेआम के लिए वो जिम्मेदार थे। कौन था? कासिम रिजवी। और कासिम रिजवी का कैसे अंत हुआ, मुझे पूरा भरोसा है आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। कल मिलते हैं फिर एक ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।